Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. This is me, Sana Khurshid. I'm from Sarhad University of Science, Information and Technology. I'm studying in Deputy 5th semester, and today, right now, I'm standing here in Irfan General Hospital, and I'm going to present the topic General ICU. First of all, I would like to share that this hospital have given us an opportunity to groom ourselves. It has provided us a very good environment here, and the teachers, the staff, the doctors, they all are very helpful, and till now I'm having a very good experience here. And now let us start the topic. The topic of my presentation is General ICU. First of all, what is ICU? It is Intensive Care Unit. Okay, Intensive Care Unit. जिस तरह इसके नाम से पता चल रहा है आईसीयू, आईसीयू क्या चीज़ है, यहाँ पे कौन से पेशेंट्स को रखा जाता है, यहाँ पे हमें एक हॉस्पिटल में तो नॉर्मल वार्ड्स भी होते हैं, एक हॉस्पिटल में रूम्स भी होते हैं, बट व्हाट इज़ आईसीयू, आईसीयू का एक हॉस्पिटल में क्या मकसद है, ये क्यों बनाई जाती है। तो इसकी कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे कौन से पेशेंट्स को रखा जाता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि आईसीयू है क्या चीज़। आईसीयू इज़ अ हाईली स्पेसिफाइड एरिया ऑफ हॉस्पिटल, जहाँ पे ये बहुत एक स्पेसिफाइड एरिया होता है एक हॉस्पिटल का, जो कि नॉर्मल वार्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है। किस चीज़ के बेसिस पे डिफरेंट होता है? इस चीज़ के बेसिस पे डिफरेंट होता है कि वहाँ पे जो हमें प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पे जो हमें मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इट इज़ वेल फर्निश्ड। यहाँ पे कौन से पेशेंट्स को लाया जाता है? यहाँ पे उन पेशेंट्स को लाया जाता है जो काफ़ी सीरियस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें हमारे पास मेडिकल स्टाफ होता है, अलाइड हेल्थ साइंसेज से स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है। ऐसे नहीं होता कि आईसीयू में कोई भी आ जाएगा, नो। आईसीयू के लिए स्पेसिफाइड स्टाफ है जो कि सिर्फ हॉस्पिटल में जिनकी ड्यूटी अलॉट होती है फॉर आईसीयू, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है इट्स ऑन टीम ऑफ डॉक्टर, नर्सेज एंड अदर स्टाफ जो कि वेल ट्रेंड होते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है हर इंसान को जो वहाँ पे काम करेगा, ताकि वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में, जिनको नॉर्मल वार्ड्स में नहीं रखा जा रहा, स्पेसिफिक एरिया में रखा जा रहा है, तो उनकी हेल्थ की हमें कितनी केयर की ज़रूरत है, और उन सब लोगों को उस चीज़ के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो इस वजह से वहाँ पर ये सब अलॉट होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ आईसीयू। फंक्शंस क्या है आईसीयू के? मैंने पहले भी बताया कि जो बहुत सीरियस पेशेंट्स होते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आईसीयू यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि इसमें हमारे पास जो स्टाफ होता है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। इसमें हमारे पास जो सर्जरीज होती हैं, पोस्ट सर्जरी और प्री सर्जरी जो पेशेंट्स होते हैं उनको रखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई एक ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत सीरियस क्रिटिकल पेशेंट है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद एज वी ऑल आर अवेयर के कार्डियक जो है और हमारे पास न्यूरो के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी सीरियस होते हैं, सर्जरी के बाद भी, और इवन अगर सर्जरी ना भी हो, फॉर एग्जांपल कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, किसका हमारे पास जो है वो हेमरेज हो गया है, ब्रेन हेमरेज, तो हम उसको नॉर्मल वार्ड में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? हम उसको इसलिए नहीं रख सकते कि हम वहाँ पर उसको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते जो उसको जितनी केयर की ज़रूरत है, हम उसे नहीं दे सकते। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मैंने बताया कि इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हम देखेंगे एक पेशेंट में, तो फिर हम उसको अलॉट करेंगे कि आइदर ये आईसीयू में जाएगा या किसी नॉर्मल वार्ड में जाएगा। तो उन सब चीज़ों में क्या क्या आ जाता है? प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हु अंडर वेंट मेजर सर्जरीज। प्री मैंने पहले भी बताया कि प्री और पोस्ट सर्जरीज जो होती है, जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी कोई मेजर सर्जरी होने वाली है, फॉर एग्जांपल न्यूरो सर्जरी होने वाली है, किसी की हार्ट की कोई सर्जरी है, जिस तरह अभी हमने इरफान जनरल हॉस्पिटल में देखा। मेरी जो फर्स्ट ड्यूटी थी वो आईसीयू में आई थी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही आईसीयू में हुआ यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आके जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखा, उसमें एजेड भी थे, उसमें बच्चे भी थे। मोस्टली वहाँ पे मैंने जो लोग देखे वो थे जिनकी न्यूरो सर्जरीज हुई थी, हेड की सर्जरीज हुई थी, किसी भी उसकी ट्यूमर की वजह से, किसी भी कुछ हाइड्रोसिफिलिस का एक पेशेंट था, बेबी था वो, उसकी वजह से। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि
कुछ अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं किसी ट्रॉमा के बाद, कोई बहुत स्वेयर मेजर एक्सीडेंट हो गया है कोई बहुत बड़ा उनके साथ, उसके बाद कुछ पेशेंट्स बहुत अनस्टेबल होते हैं, कोई मेजर हेड इंजरी हो गई है किसी को, कोई स्पाइन की इंजरी हो गई है मेजर, तो उसकी वजह से जो अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं उनको भी आईसीयू में रखा जाता है। और उसके बाद कोई ऐसा पेशेंट जिसको रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए, जिसके वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन सिचुएशन, इन सब चीज़ों की मतलब कि कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए हमें। लाइक वार्ड में तो ऐसा होता है कि हर टाइम कोई भी नर्सिंग स्टाफ भी प्रेजेंट नहीं होता, हर टाइम डॉक्टर्स भी प्रेजेंट नहीं होते, बट आईसीयू में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कॉन्टिन्यू एक चाहिए, लाइक उसका अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर में हो रहे हैं, हार्ट रेट में हो रहे हैं, ऑक्सीजन सिचुएशन में हो रहे हैं, हमें एक कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हम उस पेशेंट को भी आईसीयू में रखेंगे। ओके, इसमें हमारे पास कौन कौन से मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, कौन कौन से वाइटल्स हम लोग देख सकते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है ब्लड प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर, हार्ट रेट, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, पेशेंट का टेम्परेचर, इंटरनल सेरेब्रल प्रेशर और ईसीजी। ये सारे वाइटल्स होते हैं जो हम लोग के पास मौजूद मतलब इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं आईसीयू में, जिनकी उसकी वजह से हम लोग इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन इन सब चीज़ों की देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हर मतलब सारे पेशेंट्स हैं उनको एक ही आईसीयू में डाल देंगे, इस तरह नहीं है। हर एक मसले के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट आईसीयूज डिज़ाइन है, ठीक है, और उनके नेमिंग भी डिफरेंट है, डिफरेंट आईसीयूज हैं जिनकी बेसिस पे पेशेंट की बेसिस पे जिन जिन उनको रखा जाता है आईसीयूज में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ आईसीयूज, ट्रेडिशनल, क्लिनिकल सिंड्रोम और ऑर्गन सिस्टम और क्लिनिकल। अच्छा, ट्रेडिशनल आईसीयूज में सर्जिकल, मेडिकल, पीडियाट्रिक। सर्जिकल का बाय नेम उसका पता है कि जिन पेशेंट्स की सर्जरीज होती है, जो पेशेंट सर्जरी से अंडरगो करते हैं, उनके लिए जो है हम लोगों ने सर्जिकल आईसीयू डिज़ाइन की हुई है। उसके बाद हमारे पास मेडिकल, जो हमारे पास नॉर्मल मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो सीरियस इलनेस में होते हैं, उनको हम लोग मेडिकल उसमें रखते हैं। उसके बाद हमारे पास पीडियाट्रिक है। पीडियाट्रिक का भी नेम से पता है कि फॉर चिल्ड्रन, जो बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो सीरियस होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने पीडियाट्रिक आईसीयूज डिज़ाइन की हुई है। ये ट्रेडिशनल उसके ऊपर डिज़ाइन किया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम। लाइक ऑर्गन सिस्टम सबको पता है, ब्रेन है, हार्ट है, स्पाइन, मतलब डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें जिस जिस ऑर्गन में जिस इंसान को प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कार्डियक है, न्यूरो है, रीनल है, रिस्पायरेटरी है। कार्डियक मीन हार्ट, न्यूरो स्पाइन एंड ब्रेन, एंड रीनल किडनीज, एंड रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, तो जो स्वेयर प्रॉब्लम है इन सब ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड, तो हम लोग उन पेशेंट्स को उन स्पेसिफिक आईसीयू में जो है डाल देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल सिंड्रोम आ जाता है, मतलब एक ट्रॉमा है। फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लग गई है, कोई बहुत बुरी तरह जल गया है, बर्न हो गया है, तो उसको हम लोग किसी नॉर्मल आईसीयू में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसको अलग केयर की ज़रूरत है। उसको हम उस केयर में नहीं डाल सकते जहाँ पे बाकी पेशेंट्स को रखा हुआ है, उसको प्रॉपर अलग जगह की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग बर्न आईसीयू, ट्रॉमा है, ट्रॉमा कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया, उसको हम लोग क्या न्यूरो आईसीयू में या कार्डियक आईसीयू में डाल सकते हैं? नो, उसको हम न्यूरो या कार्डियक आईसीयू में नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए होगा। कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, उसके लिए हमें अलग उसको फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है, उसको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है कि उसकी बॉडी मूवमेंट्स वो कर सके, तो उसके लिए हम लोग एक अलग आईसीयू उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद ओके, ये कुछ आईसीयूज़ के नाम हैं। पीडियाट्रिक, वही उनकी शॉर्ट फॉर्म्स है, पीडियाट्रिक आईसीयू, वो सब चीज़ें। उसके बाद हमारे पास है कि क्या ऐसे डिसीजंस हुए, क्या ऐसे मतलब वो हुए कि जिनकी बेसिस पे एक आईसीयू को बनाने की ज़रूरत पड़ी एक हॉस्पिटल में, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता था कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत मैंने पहले भी बताया जिन पेशेंट्स को होगी। इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि एक आईसीयू का वही टाइप्स और फिर उस आईसीयू का साइज़, ठीक है। अब एक ये नहीं है कि आप एक आईसीयू में मतलब जगह कम है उसमें 100 बेड्स को डाल दो, नो, यू कांट डू दिस। उसमें भी आपको स्पेसिफिक डिज़ाइन चाहिए होगा, उसमें भी आपको कुछ आगे है स्लाइड्स में कि जिस बेसिस पे आप किस तरह एक आईसीयू को डिज़ाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद एक आईसीयू इंचार्ज को आप अपॉइंट करोगे। आप आईसीयू को नॉर्मल वार्ड की तरह या नॉर्मल जो रूम्स हैं उनकी तरह नहीं छोड़ सकते, वहाँ पर एक बंदा अपॉइंट करोगे जो उसको देखेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप उसके पूरे स्टाफ को अपॉइंट करोगे, डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट करोगे, नर्सिंग स्टाफ की टीम अपॉइंट करोगे वहाँ पे आप। उसके बाद हेल्थ केयर की टीम अपॉइंट करोगे जो वहाँ पे रेगुलर जाएंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ है कि आप प्लान किस तरह करोगे, डिज़ाइन किस तरह करोगे आईसीयू को, उसकी कौन कौन सी फिजिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करोगे, और उसके बाद क्या गाइडलाइंस होंगी,
मतलब कि वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है, फिर पॉलिसीज़ क्या होंगी जिसकी बेसिस पे आप आईसीयू में किसी को इनरोल करोगे, और उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट फिजिकल फैसिलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये रूम है, यहाँ पे आप लोग 10 बेड्स आईसीयू नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम स्पेस है। तो उसकी फिजिकल मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के आप एक आईसीयू को डिज़ाइन करोगे। इसमें हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहले आईसीयू की जो लोकेशन है एक हॉस्पिटल में, वो अब ऐसे नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर फर्स्ट फ्लोर पे आईसीयू बेसमेंट में बना दो, नो, ऐसे होगा कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल क्लोज, क्योंकि स्वेयर पेशेंट्स कहाँ से आएंगे, वो ऑपरेशन थिएटर से आएंगे जिनकी सर्जरीज होंगी। ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ सर्जरी वाला पेशेंट जाए, ऑपरेशन थिएटर में वो पेशेंट भी जा सकता है जो किसी स्वेयर रोड एक्सीडेंट से गुजरा है। तो आपकी जो आईसीयू की लोकेशन होनी चाहिए उधर हॉस्पिटल में, वो आपके बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर के क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि दूसरी बात ये कि अब एक इस तरह की जगह है कि मतलब वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपको आईसीयू ऐसी जगह पे बनानी चाहिए कि जहाँ से इजी एक्सेस हो, इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी है तो आप उसे आईसीयू में इजीली ला सको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये रिस्पायरेटरी थेरेपी, सर्जरी और ये जो लेबॉर्ट्रीज, पैथोलॉजी वगैरह की जगह होती है वहाँ पे करीब होनी चाहिए, क्योंकि आप आईसीयू के पेशेंट्स को इतना ट्रैवल करके नहीं लेके जा सकते। वो तो पहले मतलब इतने सिवियर कंडीशन में आप उसको ज़्यादा लेके जाओगे तो उसकी तो हालत और ख़राब होगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेड की स्ट्रेंथ, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 20 बेड्स का आईसीयू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक पेशेंट है, एक बेड है और दूसरा बेड है, उसके दरमियान में ऑलमोस्ट 5 स्क्वायर फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। एक पेशेंट को इतना एरिया प्रोवाइड करना चाहिए दूसरे पेशेंट से, कितना, 5 स्क्वायर फीट का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्सिंग 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम, पेशेंट्स के लिए बिल्कुल हाइजीन, हैंड वॉशिंग का सारा सिस्टम उसके बेड के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट की जो पाइपलाइंस हैं, ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड एयर, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, वो सब उसके बेड के साथ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइटनिंग, फिर उसका टेम्परेचर, और उसके बाद सबसे एसेंशियल चीज़ जो उसका बेड है, वो बेड हमारे पास यहाँ पे हमने इरफान जनरल हॉस्पिटल में देखा हमारे पास किस तरह के बेड्स थे, उनकी मूवमेंट्स अप डाउन, हेड अप हेड डाउन, फुट अप फुट डाउन, किस तरह बेड की मूवमेंट्स हो रही थी और किस तरह जिस पेशेंट को जिस पोजीशन की ज़रूरत थी वहाँ पे जो स्टाफ था वो उसको उसी पोजीशन में बार बार चेंज कर रहा था। तो इस तरह के बेड्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक पेशेंट ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल लेटा होगा तो वो कंफर्टेबल होगा, नो, ऐसे नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हैं उनको वो बैठते हैं, कुछ पेशेंट्स हैं जो लेट के, मतलब डिफरेंट पोजीशंस पे सब कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमें पेशेंट के कंफर्ट का ख्याल रखना है। हम उसको आईसीयू में डाल ही इसीलिए रहे हैं कि वो उधर कंफर्टेबल हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ये सब चीज़ें तो फिजिकली हो गई। इक्विपमेंट्स, आईसीयू में मैंने क्या के लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो कौन से इक्विपमेंट्स है जो हमें आईसीयू में चाहिए। इसमें हमारे पास कार्डिक मॉनिटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ईसीजी है, उसके बाद वेंटिलेटर्स हैं, क्योंकि आईसीयू में मोस्टली सीरियस पेशेंट्स होते हैं और उनको वेंटिलेटर्स पे हमें रखना पड़ता है, तो वेंटिलेटर्स आर मस्ट इन आईसीयू। उसके बाद नेबुलाइजर्स हैं, कुछ लोगों को ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाता है, या मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा इस हॉस्पिटल में कि काफ़ी लोग थे जिनको मतलब चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा उनमें स्पूटम हो जाती है, काफ़ी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है लेटे लेटे या किसी भी वजह से, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास है एंडोस्कोप, ईसीजी मशीन, खैर ये तो हम आईसीयू के अंदर नहीं रख सकते, एक्सरे मशीन, बट मैंने पहले भी कहा कि आईसीयू का एक्सेस बिल्कुल इन चीज़ों के मतलब क्लोज होना चाहिए, आप पेशेंट को इतना ट्रैवल नहीं करवा सकते उधर से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये सारे इक्विपमेंट की पिक्चर्स हैं, आप लोग को सब नज़र आ रहा है, कार्डियक मॉनिटर, ईसीजी मशीन, नेबुलाइजर्स, वेंटिलेटर्स, ये सब पिक्चर्स हैं। ओके, ये नर्सिंग काउंटर, ओके, नर्सिंग स्टेशन। अच्छा, a central nursing station should provide comfortable area for sufficient size of accommodate all necessary। अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि एक स्पेसिफिक स्टाफ होगा आपके पास आईसीयू का, ठीक है, वहाँ पे हर बंदा जाके काम नहीं कर सकता। इधर भी हॉस्पिटल में एक काउंटर है, नर्सिंग काउंटर है आईसीयू में, और वहाँ पे वो स्टाफ हर टाइम बैठा होता है जो कि कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहा होता है पेशेंट्स की। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, व्हेन एन आईसीयू इज मॉड्यूलर डिज़ाइन, ईच नर्सिंग सब्स्टिट्यूशन शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग मोस्ट इफ नॉट ऑल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल स्टेशन। ऐसे मतलब नर्सिंग स्टाफ जो वहाँ पे बैठा होगा उसको ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस जो उस पेशेंट को या उधर आईसीयू में ज़रूरत है उनमें वो सब लोग होंगे जो वो सारे फंक्शन, सारी फैसिलिटीज़ उन पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है
इसमें आपके पास कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स, प्रिंटर, सब चीज़ की मतलब वो पेशेंट का जो एक रिकॉर्ड होता है, जो हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड होता है, जिससे आपको पता यहाँ पे मतलब फाइल्स होती है, जिस तरह आप लोगों ने देखा यहाँ पे, उस पर उनकी कॉन्टीन्यूस हर मतलब टाइम टू टाइम उनकी हेल्थ के बारे में लिखा जाता है। 9 AM 10 AM मतलब हर एक मतलब और के बाद उनका GCS, उनका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ ऑब्जर्व करके और उसको वहाँ पे फाइल में लिखा जाता है, ताकि जो डॉक्टर आए या जिस मतलब सर्जन ने उनकी सर्जरी की है वो राउंड पे आए तो एटलीस्ट उन्हें पता चले कि यहाँ पे जो है इन्होंने क्या, इनकी कैसी पोजीशन है, इनकी हेल्थ लास्ट 24 आवर्स से या जितने टाइम से ये ICU में एडमिट है तो इनकी हेल्थ किस तरह की जा रही है। ओके उसके बाद हमें ICU में किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। इसमें एयर कंडीशंस भी हैं, अभी तो विंटर्स हैं, लेकिन गर्मियों में एयर कंडीशनर्स ICU में होना ज़रूरी है और यहाँ पे हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं ICU में प्रोवाइड हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक और 40 to 50% ह्यूमिडिटी। फिर उसके बाद वेंटिलेशन है, लाइक ICU में वेंटिलेशन होनी चाहिए, सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स को ऑलरेडी मतलब कुछ इस तरह होते हैं, कहते हैं हमारा दम घुट रहा है, हमारा सांस बंद हो रहा है, तो ICU को इस तरह का माहौल नहीं देना चाहिए कि पेशेंट्स को जो है ना वो फिर वो फील करें, तो उनको उस तरह का वो करना चाहिए। उसके बाद लाइटनिंग नॉर्मल होनी चाहिए। ICU इस तरह की जगह पे बनानी चाहिए जहाँ पे शोर ना हो, क्योंकि पेशेंट्स ऑलरेडी इरिटेट, मतलब अगर आप बेड पे लेटो ना 2 दिनों के लिए तो नॉर्मल बंदा भी इरिटेट होने लग पड़ता है। तो एक बंदा जो बीमार है, इतने अरसे से बेड पे है, उसको जब आवाज़ें आएंगी या शोर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इरिटेट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर, मतलब कि उनकी बेड के लिए वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स है, जितनी भी मशीन्स है, जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, 24 आवर्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई भी मॉनिटर हम 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। वाटर सप्लाई, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन सही, कंप्रेस्ड एयर, वैक्यूम, ये सारी चीज़ें जो हमें मेंटेन करके रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास एडमिशन पॉलिसी है। आप पहले एक पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे, उसको मॉनिटर करोगे, ठीक है। उसके बाद उसकी हम देखेंगे कि वो शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन में आता है या लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन में आता है, उसे कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से आप उस पेशेंट को जो है किसी भी उसमें ऐड करोगे, ठीक है। और फिर आप ये भी देखोगे कि अब इस पेशेंट को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, कुछ इसमें इसको फिजियो की ज़रूरत है, कुछ इसको इसमें कंसल्टेंट की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को देख के आप उस पेशेंट को जो है ना कहीं पे भी वार्ड हॉस्पिटल में ICU में उसको एडमिट करोगे। इसके बाद ट्रीटमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइज इन द चार्ज ऑफ यूनिट एडमिटिंग द केस, ठीक है। जो भी यूनिट उसको एडमिट कर रही है केस को, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी डॉक्टर है जो उसको एडमिट करे एक पेशेंट को ICU में, तो उसकी जो है वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पेशेंट के साथ उस टीम की स्टार्ट हो जाती है जब वो उसको एडमिट करती है हॉस्पिटल में, क्योंकि अब वो उनके ऑब्जर्वेशन के अंडर है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी केयर करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप एक बेड उसको अलॉट करते हो, फिर उसके बाद आप उसको जो है ICU में डायरेक्ट एडमिट नहीं करते किसी भी पेशेंट को आप लोग, ठीक है। उसमें आप लोग क्या करते हो कि पहले वो उसमें होता है, वो एक यूनिट से ट्रांसफ़र होता है ICU में, डायरेक्ट ICU में कोई भी पेशेंट आप एडमिट नहीं करते। उसके बाद अगर आपके पास ICU में बेड अवेलेबल है, ऐसे नहीं है कि 2 पेशेंट्स को बेड पे डाल दो एक पे ICU में, नो। अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस अवेलेबल है, उस पेशेंट के लिए एक बेड अवेलेबल है ICU में, तो आप तभी जो है उस पेशेंट को वहाँ पे जगह दोगे। अगर बेड अवेलेबल नहीं है, आप एक बेड पे 2 पेशेंट्स को डाल दो, तो आप कैसे उसकी केयर करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, और हॉस्पिटल में हमेशा ये होता है कि 20% बेड्स जो है ICU में उनको रखा जाता है, अलॉट मतलब स्पेयर रखा जाता है, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है किसी भी टाइम के लिए, तो इसके लिए उधर वहाँ पे बेड्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल। क्या चीज़ होती है, ICU में जो पेशेंट्स होते हैं बहुत स्वेयर होते हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आते हैं फिजियोज़ आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं वो, और इवन फिजियोज़ डॉक्टर्स के अलावा भी यहाँ पे जो स्टाफ था ICU में, मैंने तो देखा वो स्टाफ
सीरियसली मैं ये सोच रही थी कि वो स्टाफ जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, बट वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे, वो एनेस्थीसिया के थे, बट फिर भी वो पेशेंट की इस तरह केयर कर रहे थे कि वो उसकी बॉडी मूवमेंट्स, उसकी चेस्ट फिजियो, मतलब उसकी सब मूवमेंट्स कर रहे थे कि उसको, सबसे पहले तो हमें पता है जो पेशेंट्स होते हैं अगर वो बेड पे लेटे रहे उनको बेड सोर्स हो जाते हैं। जो लास्ट हमारी प्रेजेंटेशन थी वो बेड सोर्स के बारे में थी, ठीक है, उनको कैसे बचाया जाए, तो उनकी प्रॉपर मूवमेंट, उनकी साइड चेंज करना, उनके हाथ पाँव की मूवमेंट, कोई स्ट्रोक का पेशेंट है उसको फिजियो देना, किसी को चेस्ट फिजियो की ज़रूरत है, तो वो सब यहाँ पे जो है रेगुलरली ऑब्जर्व हो रहा था। और इसी तरह हर आईसीयू में होता है, हर पेशेंट को इन चीज़ की ज़रूरत होती है। ओके उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल में यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का ये नहीं है कि आप आईसीयू में जाओगे तो आप अपने आप को भूल जाओगे, नो, आप अपने आप को नहीं भूल सकते। आपको वहाँ पे भी जब आप किसी पेशेंट को टच करो या किसी पेशेंट को आपने देखना है तो उस पेशेंट के बेड के साथ ग्लव्स पड़े होंगे, आपको ग्लव्स पहनने हैं। उसके बाद आपको जो है, आप आईसीयू में इस तरह इन शूज़ के साथ नहीं जा सकते, आपको शू कवर्स पहनने हैं, आपको कैप्स पहननी है, ठीक है। तो इस तरह आप आईसीयू में एंटर हो जाते हो। ये नहीं है कि आप किसी पेशेंट को देख रहे हो, आप किसी को ट्रीट कर रहे हो तो आप अपने आप को भूल जाओ, नो, आपको अपनी भी केयर करनी है, आपको अपने आप को भी बचाना है इन सब चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या है, हैंड वॉशिंग, एंटीबायोटिक पॉलिसी, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन, यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स, डिस्पोजेबल में ग्लव्स आ जाते हैं, कैप्स आ जाती हैं, शू कवर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ये हैंड वॉशिंग स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या चीज़ होती है? स्टेरिलाइजेशन ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हो उनको आप लोग कैसे मतलब वो किस तरह साफ़ है, कितने हाइजीन है, कितने स्टेरिलाइज्ड है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि आप एक नीडल एक पेशेंट को लगाओ तो वही नीडल जाके दूसरे पेशेंट को लगा दो, फिर तो ऐसे होगा कि जो एक पेशेंट को डिजीज़ होगी अगर दूसरे को वो ना भी हुई तो आप वो डिजीज़ उसको जाके दे रहे हो, आपने उसको डिजीज़ नहीं देनी है, आपने उसे क्योर करना है, तो ये है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शन। इसमें आपके पास क्या है कि किस तरह आप अपने आप को, जब आप बाहर निकलते हो आईसीयू तो आप अपने आप को किस तरह साफ़ करो, उन सब जर्म्स को वहीं पे छोड़ के और अपने आप को जो है वहाँ से सही निकालना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो वहाँ पे चीज़ें यूज़ होती है, सिरिंजेस, ड्रिप्स, जो भी चीज़ें यूज़ होती है, ग्लव्स, उन सबको आप लोग किस तरह वेस्ट को मैनेज करते हो, बायोमेडिकल वेस्ट को आप किस तरह मैनेज करते हो। बायोमेडिकल वेस्ट इज़ द वेस्ट जनरेटेड एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, डायग्नोस, इम्यूनाइजेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। सबसे पहले तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या चीज़ होती है? बायोमेडिकल वेस्ट वो चीज़ होती है कि जो चीज़ें आप यूज़ करते हो एक इंसान को ऑब्जर्व करने से, उसको डायग्नोस करने से, उसको ट्रीट करने तक, जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो वो सब बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एज इट्स इम्प्रॉपर मैनेजमेंट पोजेसेस सीरियस थ्रेट। इसकी जो मैनेजमेंट है ना, ये बायोमेडिकल वेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बाकी लोगों को भी बीमार कर सकता है, ये आपके इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर सकता है, ठीक है। अब एक सिरिंज है, मैं यहाँ पे लाके फेंक दूँ ना, उसमें कितना इन्फेक्शन होगा, उसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी जो दूसरों को लग सकती हैं। इवन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई सिरिंज पड़ी हो, कोई बच्चा हॉस्पिटल में आए उसको मुंह में डाल दे तो उसके लिए कितना प्रॉब्लम बन जाएगा। तो उस वेस्ट को प्रिजर्व, एडमिशन पॉलिसीज़ भी थी आईसीयू में, डिस्चार्ज पॉलिसीज़ भी हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है डिस्चार्ज समरी कंटेन्स द रीजंस फॉर एडमिशन, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड डायग्नोज एंड द पेशेंट्स कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज फैसिलिटीज़ में ये होता है कि आपने उसको एडमिट क्यों किया था, आपने उसमें डायग्नोज क्या किया, आपने ट्रीट क्या किया, और अब आप उसको जब आप उसको आईसीयू से जो है डिस्चार्ज कर रहे हो तो उस बंदे की कंडीशन क्या है, उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो आपके पास आया किस कंडीशन पे था, और आप जब वो जा रहे तो वो किस कंडीशन में। ऑब्वियसली वो बेटरमेंट की तरफ गया होगा, उसने क्योर किया होगा, तो आप उसे आईसीयू से जो है डिस्चार्ज कर रहे हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच. This was all for today from my side, and if you guys have any questions, so and now I would like to call Sir Dr. Salim Shah to please come and share some words. Thank you, madam. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की है इन्होंने, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम इरफान जनरल हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो सिलसिला है उसमें हम वीकली इस तरह की प्रेजेंटेशन करेंगे। और मेरे ख़्याल में आपका कोई और कुलीग भी था आपके साथ? Sir, she's suffering from severe chest infection. अच्छा, वो बीमार है, आपने अकेले में सारा तैयार किया, बड़ा अच्छा। इसने आईसीयू के बारे में इन्होंने बड़ी डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि हमारे इरफान जनरल हॉस्पिटल में हमारे पास जो हैं 3 टाइप्स के आईसीयू हैं।
एक हमारा न्यूरो सर्जरी का आईसीयू है, दूसरा हमारा जनरल आईसीयू है और तीसरा हमारा न्यूनेटल आईसीयू है। इन तीनों आईसीयू में हमारे साथ काफ़ी क्वालिफाइड स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहता है। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि इन आईसीयूज़ की चार्जेस को हमने इतना मिनिमल रखा है कि गोया आप कह सकते हैं कि इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम चला रहे हैं, ताकि मैक्सिमम हम इधर आसपास की जो हमारी आबादी है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी को हमने नज़र में रखे ये डिसाइड किया है कि इसकी हम चार्जेस बहुत लो रखें। हमारे साथ जो हैं डॉक्टर इनाम साहब मौजूद हैं, हमारे आईसीयू के इंचार्ज हैं, वो आपसे थोड़ी कुछ बातें शेयर करेंगे आईसीयू के हवाले से। Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the great, merciful and mighty. First of all, I will introduce myself. My name is Dr. Inamullah Khan. I am from professional. I am anesthetist. Now I am doing work as a ICU in charge. यहाँ पर हमारा ये सिलसिला जो है ये इसलिए है कि लोगों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह जो है ना वो जारी रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास हर किस्म के पेशेंट आते हैं, तो उन लोगों में मकसद यही है कि उन लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जो है ना, उन लोगों को मल्टीपल डिजीज़ का सामना होता है, जिसमें डायबिटिक होता है, हाइपरटेंसिव होते हैं, लंग्स के डिजीज़ होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल किस्म के डिजीज़ होती है। उन लोगों को डॉक्टर जो है ना अपने स्पेशलिटी वाले डॉक्टर को वो विज़िट करते हैं, वो उसको जो है ना उस किस्म के दवाई वगैरह एडवाइस कर लेते हैं, लेकिन वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि बस अभी तो मैं ठीक हो गया हूँ, अभी जो है ना बस अभी मैं बिल्कुल एक्यूरेट हो गया हूँ, ठीक है, और वो प्रॉपर विजिट नहीं करते, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है ना उसके साथ जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, उसके साथ जो है ना लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसके साथ जो है ना रीनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो उस तरह से पेशेंट जो है ना फिर वो सीवियरिटी में चले जाते हैं, फिर वो जो है ना उसके साथ मुकम्मल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस तरह पेशेंट में जब फिर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर उसको जो है ना 24 आवर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फिर उसके लिए जो है ना फिर ये आईसीयू बना है, ठीक है। आईसीयू का मतलब यही है कि वो जो है ना लाइफ एंड डेथ, तो लाइफ एंड डेथ का मतलब यही है कि उसमें जो है ना 24 आवर कार्डियक मॉनिटरिंग एंड वेल स्पेशलाइज्ड जो है ना उसको बंदे ज़रूरत होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने हॉस्पिटल में वेल इक्विप्ड बेड्स और सब कुछ चीज़ें जो है ना वेल इक्विप्ड स्टाफ आईसीयूज़ में, उसके साथ जो है ना हमने उसके साथ स्टोर्स वगैरह, मेडिकल स्टोर्स वगैरह जो है ना हमने उसके अंदर बनाई हुई है, इसलिए कि लोगों को फैसिलिटेट हो जाए, ठीक है। मैडम ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, उसको थैंक्स कहेंगे, और मैं सर को ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उसको अप्रिशिएशन लेटर भी मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वस्सलाम।